लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड क्योंकि रिवीजन वीडियो है तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बस फटाफट बोलता जाऊँगा, स्किप करता जाऊँगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक है स्पेसिमेन कलेक्शन, फिर डाइजेशन, डिकॉन्टामिनेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पेसिमेन, फिर मैंने माइक्रोस्कोप में डाला, ज़ेडेनस्टाइन किया, क्यों, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। फिर मैंने कन्वेंशनल कल्चर मीडिया यूज़ किया जैसे कि एलजे मीडियम, लोवेंस्टाइन जेनसेंस मीडिया। अगर मैं कन्वेंशनल नहीं या फिर अगर मुझे ऑटोमेटेड करना है तो ऑटोमेटेड में मेरे पास है MGIT। तो कन्वेंशनल एंड ऑटोमेटेड में क्या डिफरेंस है, ये बहुत टाइम लेता है, 2 महीने तक के टाइम ले लेता है और ये 1 महीने में हो जाता है। फिर कल्चर आइडेंटिफिकेशन में मालडेटा ऑफ एंड ICT, मॉलिक्यूलर मेथड्स में आ जाएगा PCR, CBNAT, लाइन प्रोब ऐसे, एंड डायग्नोसिस ऑफ द लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए आ जाएगा ट्यूबरकुलिन या फिर मोन्टोटेक्स, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आउटलाइन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस मेथड्स डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। इसको छोड़ो, स्पेसिमेन कलेक्शन, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में 2 स्पूटम सैंपल चाहिए होता है, एक चाहिए होता है स्पॉट सैंपल और दूसरा चाहिए होता है अर्ली मॉर्निंग सैंपल। स्पॉट मतलब जब वो हॉस्पिटल में आएगा तो वहाँ पे वो एक सैंपल देगा स्पूटम का, एंड अर्ली मॉर्निंग सैंपल वो लेके आएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव 2 स्पॉट सैंपल्स एटलीस्ट 1 आवर अपार्ट कैन बी कलेक्टेड, हाँ ठीक है। स्पूटम कलेक्शन एरिया, तो जो स्पूटम कलेक्शन की जो एरिया है वो एक वेल वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए एंड अवे फ्रॉम द पीपल ताकि कंटामिनेशन ना हो। फिर अर्ली मॉर्निंग स्पूटम स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन एम्प्टी स्टमक आफ्टर रिंसिंग द माउथ वेल। तो उससे क्या होता है, जो खाना खाने से पहले, क्यों, ताकि फूड का कोई रिमेन्स वहाँ पे ना आ जाए और जो स्मीयर बनता है वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस ना हो एंड कमेंसल्स भी ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनहेल डीपली, पेशेंट शुड बी एडवाइज टू इनहेल डीपली 2 to 3 times एंड कफ आउट डीप फ्रॉम द चेस्ट ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन एंड देन टू स्पिट द स्पूटम इनटू द वाइड माउथेड स्क्रू कैप्ड कंटेनर, ठीक है। तो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर स्पूटम को डालना चाहिए। क्वालिटी, स्पूटम शुड बी एटलीस्ट 3 to 5 ml इन क्वांटिटी, थिक एंड पुरुलेंट, येलो म्यूकस, सैलिवरी स्पेसिमेन दैट अपीयर्स वाटरी शुड बी रिजेक्टेड। तो हमको चाहिए थिक स्पूटम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर सिर्फ सलाइवा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में हमने क्या देख लिया है, 2 स्पेसिमेन चाहिए होगा, एक स्पॉट एंड एक अर्ली होगा, ठीक है। स्पूटम कलेक्शन एरिया वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, अवे फ्रॉम दी पीपल होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग स्पूटम कैसे लेंगे, डीप, पहले तो माउथ को रिंस करेंगे और फूड खाना खाने से पहले लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे हम उसको बाहर निकालेंगे, तो डीपली इनहेल करेंगे 2 to 3 times एंड देन फ्रॉम द चेस्ट वी विल कफ आउट। एंड क्वालिटी कैसा होना चाहिए, थिक पुरुलेंट होना चाहिए एंड ज्यादा सलाइवा नहीं होना चाहिए। कौन से डब्बे में रखेंगे हम लोग, एक होगा वाइड माउथेड स्क्रू कैप्ड कंटेनर, ठीक है। तो ये स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में हमने देख लिया। फिर आ जाते हैं डाइजेशन, डिकंटामिनेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो स्पूटम लेने के बाद स्पूटम को हमको डिजोल्व करना पड़ेगा एंड हमको चाहिए बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो थिक स्पूटम है उसको हम लिक्विफाई करेंगे यहाँ पे एंड होमोजेनाइजेशन करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमको आसानी होगी बैक्टीरिया को देखने में एंड जो नॉर्मल फ्लोरा है उनको भी तो इनिबिट करना है, ठीक है। तो डाइजेशन डिकंटामिनेशन में हमारे पास 2 चीजें यहाँ पे आ जाता है, एक है मॉडिफाइड पीट्रोप्स मेथड जहाँ पे 4% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, दूसरा है नाल्क N acetyl L-cysteine जहाँ पे 2% NaOH यूज किया जाता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड पीट्रोप्स मेथड में जो 4% NaOH वाला है, स्पूटम को मिक्स किया जाता है 4% NaOH के साथ, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है एंड उसके बाद जो भी हमारे पास सेडिमेंट मिलता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है फॉस्फेट बफर सलाइन के साथ, ठीक है। एंड दिस इज रिकमेंडेड विद द लोवेंस्टाइन जेनसेंस कल्चर, ओके। फिर जो नाल्क है N acetyl L-cysteine एंड 2% NaOH, दिस इज सुपीरियर टू पेट्रोव्स मेथड, क्यों, क्योंकि जो नाल्क है एक तो स्पूटम को लिक्विफाई करता है, दूसरा जो NaOH है इस परसेंट का वो नॉर्मल फ्लोरा को भी मार देता है। तो दिस मेथड इज मोर कंपेटेबल विद द ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम्स, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बारे में लैब में पूछ लिया, वाइवा में पूछ लिया या फिर एग्जाम में पूछ लिया लेट्स सपोज, तो क्या लिखना है, मॉडिफाइड पेट्रोव्स मेथड 4% NaOH, नाल्क 2% NaOH। इसमें स्पूटम को इसके साथ मिक्स करके जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जो सेडिमेंट मिलता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा फॉस्फेट बफर सलाइन के साथ एंड दिस इज रिकमेंडेड विद द LJ कल्चर। लेकिन नाल्क में क्या होगा, दिस इज सुपीरियर टू द मॉडिफाइड पेट्रोव्स मेथड। तो इसमें जो नाल्क है एक तो वो स्पूटम को लिक्विफाई कर देगा एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो नॉर्मल फ्लोरा को मार देगा एंड दिस इज मोर कंपेटेबल विद द ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो हमने स्पूटम को लिक्विफाई करके हमने बैक्टीरिया को अलग कर लिया, अब हम करेंगे माइक्रोस्कोपी जिसमें हम यूज़ करेंगे ज़ेडेनस्टाइन, ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं। तो ज़ेडेनस्टाइन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, अगर पेशेंट में सच में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया है
तो इट विल अपीयर एज लॉन्ग स्लेंडर बीडेड, लेकिन बीडेड हालांकि दिखता नहीं है लेकिन बट स्टिल लेस यूनिफॉर्मली स्टेन्ड रेड कलर्ड एसिड फास्ट बैसिल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ज़ेडन में हमको ये दिखेगा, ठीक है। एंड बाकी थ्योरी तुम पढ़ लेना एक बार। एडवांटेजेस, स्मीयर माइक्रोस्कोपी इज रैपिड एंड इजी टू परफॉर्म एट पेरिफेरल लैबोरेटरीज एंड इट इज़ चीपर, ठीक है। तो ये हम स्टूडेंट्स भी करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट है नहीं, हैंडल इजीली हो जाता है। एंड डिसएडवांटेजेस, लेस सेंसिटिविटी है, लो सेंसिटिविटी विद डिटेक्शन लिमिट, इतना डिटेक्शन लिमिट है, एंड इट कैन नॉट डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ द बैसिल, ठीक है। It is difficult to differentiate Mycobacterium tuberculosis from the saprophytic Mycobacteria present in the tap water or even as commensal in the clinical samples such as gastric acid and urine. फिर क्या बोल रहा है, जो एसिड अल्कोहल है 3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस 95% इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट Mycobacterium tuberculosis and from the Mycobacterial smegmatis। तो ये एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। फिर आ जाता है एनटीपी गाइडलाइंस फॉर द ग्रेडिंग ऑफ द स्पूटम स्मीयर। तो ये जो ग्रेडिंग है एनटीपी गाइडलाइंस का, ये क्या बोलता है, तो पहले यहाँ पे देखो एनटीपी गाइडलाइंस फॉर ग्रेडिंग ऑफ द ज़ेडन स्मीयर। तो नंबर ये यूजुअली इसमें पूछा जाता है, लैब में पूछा जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसिड फास्ट बैसिलाई सीन, ये है ऑयल इमर्शन फील्ड्स, ठीक है, ग्रेडिंग एंड रिजल्ट। तो अगर कोई भी एसिड फास्ट बैसिलाई नहीं देखा गया 100 ऑयल इमर्शन फील्ड में, कितना ऑयल इमर्शन फील्ड हम लोग यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं 100, ग्रेडिंग 0, रिजल्ट नेगेटिव है। तो एक भी मुझे नहीं मिला है एसिड फास्ट बैसिलाई। लेकिन अगर मुझे 1 से 9 दिख गए कितने फील्ड में, 100 फील्ड में, तो ग्रेडिंग क्या होगा, स्कैंटी, एंड रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि हाँ ट्यूबरकुलस बैसिलाई पॉजिटिव है, प्रेजेंट है। फिर अगर आ जाते हैं 10 से 99, 10 to 99, अगर मुझे नंबर ऑफ एसिड फास्ट बैसिलाई दिखा 100 फील्ड्स में तो +1 है, ठीक है, पॉजिटिव। अगर 1 से 10 मिला लेकिन सिर्फ 50 फील्ड्स में तो +2 है, पॉजिटिव। फिर अगर मुझे 10 से ज़्यादा दिखा 20 फील्ड में तो +3 है एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिव। लेकिन ग्रेडिंग 0 कब होगा, तब अगर एक भी ना दिखा 100 फील्ड इमर्शंस में। लेकिन अगर 1 से 9 मुझे मिल गया है 100 फील्ड्स में तो स्कैंटी है। अगर 10 से 99 है तो +1 100 फील्ड्स में। लेकिन अगर 1 to 10 इन 50 फील्ड्स देन +2, मोर देन 10 इन 20 फील्ड्स +3, ठीक है। तो ये हो गया एनटीपी गाइडलाइंस फॉर द ग्रेडिंग ऑफ द स्पूटम स्मीयर। तो इट इज़ यूजफुल फॉर द मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, असेसिंग द इन्फेक्शियसनेस ऑफ द पेशेंट्स। तो ये है एनटीपी की गाइडलाइंस की, एक तो मॉनिटर करने में यूज़फुल होता है, एक असेस करने में यूज़फुल होता है कि कितना सीवियर है, मतलब कितना लोड है बैक्टीरिया का, एंड इन्फेक्शियसनेस अगेन कि कितना इन्फेक्ट कर पाता है, हायर द ग्रेड मोर द इन्फेक्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और मेथड है जैसे कि किनियंस कोल्ड एसिड फास्ट स्टैनिंग। जैसे कि यहाँ पे था ज़ेडन स्टैनिंग जो कि हॉट मेथड है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, स्लाइड को फ्लेम के नीचे रखना पड़ता था, इसलिए इसको बोला जाता है हॉट मेथड, ठीक है। बट इन किनियंस मेथड दिस इज द कोल्ड मेथड, यहाँ पे तुमको फ्लेम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इट डिफर्स फ्रॉम द ज़ेडन स्टेन इन दैट हीटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो फिनोल कॉन्सेंट्रेशन है कार्बल फिशन के अंदर, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड ड्यूरेशन ऑफ द कार्बल फिशन स्टेनिंग इज मोर, ठीक है। देन आ जाते हैं फ्लोरेसेंस स्टेनिंग। तो हमने ज़ेडन स्टेनिंग देख लिया, किनियंस स्टेनिंग देख लिया, अभी लास्ट है हमारा फ्लोरेसेंस स्टेनिंग। तो इस टेक्निक में ऑरामाइन फिनोल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है एज ए प्राइमरी स्टेन, एंड एट द एंड जब स्टेनिंग हो जाएगा तो जो बैसिलाई है वो ब्रिलियंट येलो दिखेगा अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये आ जाएगा फ्लोरेसेंस स्टेनिंग, एंड इसके बारे में हमने देख लिया है। एंड ये देखो, ये माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर बीडेड अपीयरेंस, ठीक है, स्लाइटली कर्व्ड एसिड फास्ट पॉजिटिव बैसिलाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर मेथड्स के बारे में। एंड इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये मोर सेंसिटिव है, किसके कंपैरिजन, माइक्रोस्कोपी के कंपैरिजन, क्योंकि जो डिटेक्शन लिमिट है, अगर स्पूटम के अंदर 1 ml स्पूटम के अंदर अगर 10 से 100 वायबल बैसिलाई भी होगा ना तो भी ये कल्चर में शो कर देगा। उसके बाद इसमें ड्रग सक्सेप्टेबिलिटी टेस्टिंग भी किया जा सकता है ना। उसके बाद ये जो एनटीपी है ना, ये रिकमेंड करती है दोनों टाइप के कल्चर मीडिया को इंक्लूड करने के लिए। जैसे कि कन्वेंशनल में आ जाएगा मेरा एलजी मीडिया एंड ऑटोमेटेड में आ जाएगा मेरा माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब जो कि MGIT है। तो ये जो कन्वेंशनल सॉलिड मीडिया है ये तो मतलब पहले से ही आया हुआ है एलजी मीडिया, ठीक है, लेकिन जो नए एडवांस्ड है जैसे कि ऑटोमेटेड वो है MGIT। तो कन्वेंशनल सॉलिड मीडिया, इसमें मेन दिक्कत ये है कि इसमें ना बहुत टाइम लगता है बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कहीं तो लिखा होगा, नहीं लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे ना,
6 to 8 वीक्स। तो जो एलजे मीडिया है इसको अगर एक बार इनोकुलेट कर देने के बाद तो अराउंड 6 to मतलब 2 महीने तक लग जाता है, ठीक है। बहुत स्लो ग्रोइंग नेचर है, इसीलिए इसको रिप्लेस करके आजकल यूज़ किया जाता है ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर मीडिया, जैसे कि MGIT। तो यहाँ पे अराउंड 3 to 4 वीक्स मतलब 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट दिखा देता है, ठीक है। पॉजिटिव अगर होगा तो 1 महीने में दिखा देगा, लेकिन हाउएवर इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव तो वो 6 वीक तक टाइम लेता है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे बस डिटेल दिया है कि एलजी मीडिया के अंदर क्या होता है। एक तो होता है कोआगुलेटेड हेंस एग, मिनरल सॉल्ट, एस्पेराजिन, मेलासाइट ग्रीन। हाँ, मेलासाइट ग्रीन, इसीलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये स्पॉटर्स में भी आ जाता है। इनोकुलेटेड मीडिया आर इनक्यूबेटेड फॉर ए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टू, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया, ऑफ टिपिकल्स बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जनरेशन टाइम देखो, लॉन्ग जनरेशन टाइम है 10 to 15 आवर्स। कॉलेट्स, हाँ ये पूछता है, ये लैब में भी वाइवा में पूछा जाता है कि एलजे मीडिया में कॉलोनीज कैसे दिखता है। इसको तो याद रखना ही है कि रफ, टफ एंड बफ कॉलोनीज। क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूसेस टिपिकली रफ, टफ एंड बफ colored colonies. In contrast, जो Mycobacterium bovis, it produces smooth, moist and white colored colonies that breaks up easily when touched. ठीक है। कन्वेंशनल लिक्विड मीडिया क्या यूज़ किया? ये तो सॉलिड मीडिया है, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल लिक्विड मीडिया जैसे कि किर्चनर्स मीडियम एंड मिडिलब्रुक 7H9 मीडियम, दे आर नॉट रूटीनली यूज्ड। तो हमको यहाँ से क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि कल्चर मेथड्स में ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके बाद एनटीपी ने क्या रिकमेंड किया कि दोनों तुम मीडिया यूज़ करो, एक एलजे मीडिया जो कि कन्वेंशनल है और माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब जो कि एडवांस्ड है, ऑटोमेटेड है। लेकिन कन्वेंशनल मीडिया आजकल यूज़ किया जाता है क्या, पता नहीं। इसके अंदर ये सब होता है, बहुत टाइम लेता है, 6 to 8, 2 महीने तक ये टाइम ले लेता है। जनरेशन टाइम 10 to 15 आवर्स है। एंड कॉलोनीज में ये याद करना है, रफ, टफ एंड बफ कलर्ड कॉलोनीज दिखता है। और कन्वेंशनल लिक्विड मीडिया में आ जाएगा किर्चनर्स मीडिया एंड मिडलब्रुक 7H9। ऑटोमेटेड में आ जाएगा MGIT जो कि 1 महीने तक टाइम ले लेता है अगर पॉजिटिव शो करना है, अगर नहीं नेगेटिव है तो 6 वीक तक को टाइम ले लेता है। द यूज लिक्विड ब्रॉथ सच एज मिडलब्रुक 7H मीडियम क्या ही है। तो जो मिडलब्रुक 7H9 है उसके अंदर एंटीबायोटिक होता है ताकि अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो पाए, ठीक है। बाकी इसको अगर चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ सामने। कल्चर आइडेंटिफिकेशन इसके, हाँ ये देखो, ये क्या है? ये एलजी मीडिया है, लोवेंसिस जेनेसिस मीडिया। देखो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, तो दैट ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द मेलासाइट ग्रीन। और बी क्या है? बी ये है तुम्हारा बैक्टिक या फिर MGIT, माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब, ये वो सिस्टम है। सी क्या है? ये भी MGIT लेकिन लिक्विड कल्चर मीडिया, लिक्विड मीडिया है, ठीक है। और डी ये है जीन एक्सपर्ट, ठीक है। अरे उसका कार्ट्रिज, ये फोटो को याद कर लेना है। तो कल्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखो MPT64 एंटीजन ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है। तो MPT का मतलब क्या है? माइकोबैक्टीरियम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, पता नहीं। MPT64 एक 28 किलो डाल्टन का एंटीजन है। तो बस एग्जाम में मेंशन कर देना कि MPT64 एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है बाय रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। फिर ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में जैसे कि मालडेटॉफ आ जाएगा। बायोकेमिकल टेस्ट में नायासिन टेस्ट, ठीक है। रैबिट पैथोजेनिसिटी टेस्ट पास्ट में यूज़ किया जाता, अभी नहीं। तो बायोकेमिकल टेस्ट में नायासिन टेस्ट है, रैबिट पैथोजेनिसिटी टेस्ट, 2 टेस्ट है। सेरोलॉजी को WHO ने बैन करके रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ क्रॉस रिएक्टिविटी का इशू है हमें। उसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स में। तो मॉलिक्यूलर मेथड्स में क्या क्या है? एक तो लेस टाइम लेता है, कम टाइम लेता है, मोर सेंसिटिव देन द कल्चर, मतलब कम बैक्टीरिया में भी शो कर देता है, ठीक है। फिर वो ऐसे जीन्स को भी डिटेक्ट कर लेता है जो कि ड्रग रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड यूज फॉर द एपिडेमियोलॉजिकल टाइपिंग ऑफ द स्ट्रेन्स, ओके। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो नेस्टेड PCR टारगेटिंग IS6110 जीन को यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑटोमेटेड रियल टाइम PCR, ठीक है। तो इसमें कार्ट्रिज CBNet यूज़ किया जाता है, जीन एक्सपर्ट एंड चिप बेस्ड रियल टाइम PCR, जिसको बोला जाता है TrueNet। तो बस एग्जाम में इसको मेंशन करो एंड ये 2 चीज़ को मेंशन करो, ठीक है। एंड ये 2 चीज़ कोविड-19 के लिए भी यूज़ किया जाता है। जीन एक्सपर्ट पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाते हैं डायग्नोसिस ऑफ द लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है इसको डायग्नोस किया जाता है बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर डिले टाइप ऑफ रिएक्शन।
इसमें दो मेथड्स हैं, एक है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जिसका एक और नाम है मोंटो टेस्ट, और एक है इंटरफेरेंट गामा इग्रा रिलीज ऐसे, ठीक है। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना टेस्ट है, ठीक है, 100 ईयर्स। एंड इसको डिस्कवर किया था वॉन परक्यूट ने, ठीक है, 1907 में। आज हम हैं 2024, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीजन जो कि यूज़ किया जाता है एंड WHO ने रिकमेंड किया है, एक है PPD23, इसका मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव 23, ठीक है, नोन एज PPD23 फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। डोसेज क्या है यहाँ पे, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ट्यूबरकुलिन यूनिट्स। तो 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट इज इक्वल टू 0.0002 मिलीग्राम ऑफ PPD। तो प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर में ये जो ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन है 0.1 ml PPD, जिसमें 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स होता है, इसको हम देंगे इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल देने के बाद 48 to 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन, लेट्स सपोज, ठीक है, 2 से 3 दिन तक के बाद एक इंड्यूरेशन दिखेगा, कहाँ पे, जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है वहाँ पे एरेदेमा फॉर्म होगा। अगर जो इंड्यूरेशन बन रहा है वो अगर 10 mm से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, ट्यूबरकुलिन रिएक्टिंग है, ठीक है। बाकी का कहाँ गया, 10 mm से अगर ज़्यादा है तो ट्यूबरकुलिन रिएक्टेड है, यहाँ पे और भी तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एनीवेज, तो अगर 10 mm से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है। फिर आ जाता है अगर 6 to 9 mm तक है तो वो डाउटफुल है, ठीक है, और अगर लेस देन 5 mm है तो नेगेटिव रिएक्शन है। तो इस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो एक डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है एंड डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है, वहाँ पे सेल्स आता है ना, सेल मीडिएटेड है। तो एनीवेज, तो रीडिंग में हमको क्या याद रखना है, अगर 10 mm से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, अगर 6 to 9 mm तक है तो डाउटफुल है, और अगर 5 mm से कम है तो नेगेटिव रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। फिर आ जाते हैं इग्रा पे। इग्रा मतलब क्या है, इंटरफेरेंट गामा रिलीज से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक जीन, ठीक है, जिसका नाम है RD1। तो ये जो RD1 जीन है इससे 2 प्रोटीन निकलता है, ठीक है, या फिर 2 एंटीजन ही कह लो। एक है CFP10 कल्चर फिल्ट्रेट प्रोटीन 10 और दूसरा है ESAT6, ठीक है। तो ये जो RD जीन है ये इस जीन से 2 प्रोटीन निकलता है, CFP10 एंड ESAT6, और ये दोनों के दोनों इज कोडेड बाय द RD1 जीन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रोसीजर है इसमें, एंड यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस क्या आ जाता है, ये जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है ये तो इन वाइवो है, इसका मतलब क्या है, ये पेशेंट के बॉडी के अंदर है। लेकिन इंटरफेरेंट गामा रिलीज ऐसे जो है ये इन विट्रो है, इसका मतलब इसको लैब में किया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं। तो वो कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, देखो, जो पेशेंट का जो T लिम्फोसाइट है ना उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, WBC मतलब T लिम्फोसाइट हम बाहर निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद लैब में इस T लिम्फोसाइट को एक्सपोज किया जाएगा अगेंस्ट ESAT6 या फिर CFP10 एंटीजन से। एंड एक बार एक्सपोज करने के बाद यहाँ ये जो T लिम्फोसाइट है इसमें से इंटरफेरेंट गामा रिलीज होगा, वो भी हाई लेवल पे। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पेशेंट है जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है। तो एक बार जब उसके बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है तो इम्यून सिस्टम तो चुप नहीं बैठता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, T लिम्फोसाइट्स भी एक्टिव होगा। एक्टिव इन द सेंस, इन दिस केस इट इज़ बीइंग सेंसिटाइज्ड। तो T लिम्फोसाइट उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द ट्यूबरकुलिन बैसिलाई, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो जब ये सेंसिटाइज्ड T लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पेशेंट के सीरम से, एंड एक्सपोज करने के बाद इसको एक्सपोज किया जाएगा ESAT6 या फिर CFP10 एंटीजन। ये कहाँ से आ रहा है, ये इस जीन से आ रहा है। ये जीन कौन सा है, RD1 जीन है। ये जीन कहाँ पे है, ये जीन है बैक्टीरिया के अंदर, और ये जीन क्या करता है, ये प्रोटीन एंड इस प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। तो जो T लिम्फोसाइट जो कि ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, अगर ये जो 2 प्रोटीन या फिर एंटीजन के साथ एक्सपोज्ड होगा तो देर विल बी रिलीज ऑफ हाई लेवल ऑफ इंटरफेरेंट गामा जिसको डिटेक्ट किया जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट द इंटरफेरेंट गामा रिलीज ऐसे। एंड उसके बाद हमको श्योर हो जाएगा कि हाँ इसके बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है, ठीक है। एंड एलाइसा फॉर्मेट इज अवेलेबल कमर्शियली जिसका नाम है क्वांटिफेरन टीबी गोल्ड ऐसे, ठीक है, रैंडम पता नहीं इन्फॉर्मेशन दे दिया है उन्होंने। तो ये था इग्रा। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं होगा। फिर ड्रग्स एक्सेप्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड ये सब तुम पढ़ लेना एक बार पॉज करके, ठीक है।
और अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या है, सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या है, तो फर्स्ट लाइन में आइसोनाइजेड, रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड एंड इथेम्बुटनॉल, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट में डाल दिया है वीडियो। सेकंड लाइन में आ जाएगा फ्लोरोक्विनोलोन, जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, लिनाजोलाइड, बेडाक्विलोन। बी कैटेगरी में आ जाएगा क्लोफेजिमिन एंड साइक्लोसेरिन। सी कैटेगरी में अमाइकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बाकी है सब, ठीक है, देख लेना एक बार। फिर आ जाते हैं ग्लोबल एंड नेशनल टीवी प्रोग्राम्स। तो ग्लोबल लेवल पे एंड इंडिया के लेवल पे कौन से प्रोग्राम्स हैं? दी एंड टीबी स्ट्रैटेजी बाय WHO। तो 2016 में WHO ने लॉन्च किया था दी एंड टीबी स्ट्रैटेजी बाय 2035, मतलब आज से करीब और 10 साल तक, ठीक है। आज ये जो वीडियो बन रहा है दिस इज़ 2024, तो यहाँ से करीब करीब और 10 साल बाकी है, ठीक है। देखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा। तो इनका मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो 2035 में 95% टीबी डेथ तक कम हो जाना चाहिए कंपेयर टू 2015। फिर 2035 तक जो इंसिडेंस रेट है, मतलब जो नए केसेस है, वो 90% से कम हो जाना चाहिए कंपेयर टू 2015। एंड 2035 तक एक भी ऐसा फैमिली नहीं होना चाहिए जो कि कैटास्ट्रोफिक या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाए बिकॉज ऑफ द टीबी। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव्स है। एवरी ईयर March 24 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ठीक है। देन बात करते हैं हमारे देश के बारे में। तो हमारे देश में RNTCP जो कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो 1992 में इस हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। लेकिन 2020 में इसको चेंज कर दिया गया है RNTCP से NTP मतलब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इनका यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट है इनका मेन स्ट्रैटेजी क्या था, मतलब क्या है? डिटेक्टिंग मोर देन 70% ऑफ द एस्टिमेटेड केसेस बाय क्वालिटी स्पुटम माइक्रोस्कोपी, ठीक है, एक हो गया। फिर क्यू रेट नॉट लेस देन 85%, क्यू रेट को इंक्रीज किया जा रहा है यहाँ पे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द NGOs। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डॉट स्ट्रैटेजी क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। और उसके बाद आ जाता है DOT+ फॉर द डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये हमारे देश में ये सब चीज़ें क्या है? डिटेक्टिंग मोर देन 70% एस्टिमेटेड केसेस बाय क्वालिटी स्पुटम माइक्रोस्कोपी, क्यू रेट 85% से ज़्यादा होना चाहिए, NGOs को इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, एंड डॉट स्ट्रैटेजी कम्युनिटी लेवल पे लेके आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद DOT+ जो कि MDR TB के लिए होगा, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। देन हम बात करेंगे वैक्सीनेशन प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो वैक्सीन द फेमस BCG वैक्सीन, बैसिलस कैलमेट एंड ग्यूरन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरन वैक्सीन, BCG वैक्सीन। तो कैलमेट एंड ग्यूरन ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने BCG को डेवलप किया था। इंडिया में WHO ने रिकमेंड किया दानिश 1331 स्ट्रेन ऑफ द BCG, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया गया है चेन्नई में। दानिश एक स्ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है। दानिश वो टिकटॉकर वाला दानिश जिहान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये BCG इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा? 0.1 ml, जिसको 0.1 ml लेके इट विल बी इंसर्टेड इन द लेफ्ट डेल्टॉइड बाय द इंट्राडर्मल रूट, ठीक है। तो इंट्राडर्मल रूट से दिया जाएगा और वो भी लेफ्ट डेल्टॉइड पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो BCG कब दिया जाता है? एक तो जब न्यूबॉर्न, ठीक है, मतलब जब एक बेबी बॉर्न होता है तो विदिन 24 आवर्स एक डोज दिया जाता है। तो वहाँ पे 0.1 ml BCG दिया जाएगा लेफ्ट डेल्टॉइड पे इंट्राडर्मली, ठीक है। उसके बाद जब वो चाइल्ड 6 to 14 वीक्स ओल्ड हो जाएगा तब दिया जाएगा। उसके बाद शायद 1 to 5 years, भूल गया मैं, फिर बाकी तुम्हें देख लेना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द BCG। तो BCG किसको नहीं दिया जाएगा? एक तो HIV पॉजिटिव चाइल्ड में नहीं दिया जाएगा, चाइल्ड बॉर्न टू एसिड फास्ट बैसिलस पॉजिटिव मदर, ओके। चाइल्ड विथ लो इम्यूनिटी मत दो, जनरलाइज एक्जिमा है तो मत दो, प्रेगनेंसी में मत दो। अदर यूसेज में यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो BCG है इट इंड्यूसेस नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, दस इट प्रोवाइड्स सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेप्रोसी एंड ल्यूकेमिया। फिर आ जाएगा BCG हैज़ बीन ट्राइड एज एन एडजुवेंट थेरेपी इन मैलिग्नेंसी सच एज ब्लैडर कैंसर एंड OncoTIC स्ट्रेन ऑफ BCG, पता नहीं। BCG के बाद आ जाएगा VPM 1002, VPM मतलब वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002।
इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट BCG वैक्सीन अंडर फेज 2 ट्रायल, अभी तक फेज 2 ट्रायल चल रहा है इसका। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग द यूरियस सी एनकोडिंग जीन फ्रॉम लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस विच इम्प्रूव द इम्यूनोजेनिसिटी। ओके। तो क्या होता है ना, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्यों इतना खतरनाक है, क्योंकि जो मैक्रोफेज आता है इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करके मारने के लिए। तो एक बार एनगल्फ करने के बाद किसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को एनगल्फ करने के बाद वहाँ पे यूजुअली क्या होता है, फैगोसोम बनता है और उस फैगोसोम के साथ लाइसोसोम फ्यूज़ होकर बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मैक्रोफेज कर नहीं पाता है, एनगल्फ तो कर लेता है, लेकिन एनगल्फ करने के बाद जो फैगोसोम बनता है वो जो फैगोसोम है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मरता नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद वो ग्रैनुलोमा वगैरह फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद है कि अगर VPM1002 जो अभी फेज 2 पे चल रहा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग द यूरियस सी एनकोडिंग जीन फ्रॉम द लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस विच इम्प्रूव्स द इम्यूनोजेनिसिटी, प्रोमोट्स फैगोलाइसिज्म इन्फ्यूजन। ठीक है। तो ये पैथोजेनेसिस में एक बार पढ़ लेना, तो इस चीज़ के बारे में वहाँ पे अच्छे से डिटेल में दिया गया है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस देख लो यार, ठीक है, ख़त्म करते हैं। तो ये था TB के बारे में, ठीक है, चलो।